गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सैम्पल पेपर साइंस का सॉल्व करेंगे, क्लास 10 का। तो इसमें रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आप में से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाल टुक 3 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन इन बीकर एंड ऐड अप्रोक्सीमेटली 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट वुड ही ऑब्जर्व। तो ऑप्शन है इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल ग्रीन प्रेसिपिटेट और द सॉल्युबल बिकम ब्लू। तो पहला इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिख कर बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इसे 3 ml पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका BaCl2। तो इक्वेशन इस तरह से होगा, K2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस KCl। इस तरह से इक्वेशन बनेगा और बेरियम सल्फेट जो है ये फॉर्म होगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसका आंसर होगा इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द गैस प्रोड्यूस्ड आर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। वाटर H2O को वाटर बोलते हैं। H2O जब टूटेगा तो क्या बनेगा? H2O टूटेगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2 और ऑक्सीजन बनेगा। तो 2 मोल H2 और 1 मोल ऑक्सीजन का बनेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं और आंसर है कि नहीं। ऑप्शन में है पहला हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो योर ऑप्शन इज सी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन? Aluminum chloride plus NH4OH gives AlOH whole thrice aluminum hydroxide और NH4Cl। तो इसमें कुछ नहीं, बैलेंस करना है। अपने से ट्राई कीजिए बैलेंस करने का। इस तरह से बैलेंस होगा। देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 moles of NH4OH gives 3 aluminum hydroxide plus 3 NH4Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है 1 मोल और 3 मोल अमोनियम क्लोराइड का बन रहा है। देख लीजिए, एल्यूमिनियम 1 है, इधर भी एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन इधर 3 है, इधर क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन भी 3 हो जा रहा है। NH4 में N आपका 3 है, N 3 है, हाइड्रोजन 4 1 5 5 से 15 और इधर हो गया 3 और 4 से 12 12 3 15 और ऑक्सीजन 3, इसमें भी ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन तो हो ही गया। तो ये आपका पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एलिमेंट X रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस। एलिमेंट X रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। X है एसिड के साथ, Y और Z बन रहा बेस के साथ। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एलिमेंट X with respect to reactivity with acid and base। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चुनना है कि कौन सही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, देखिए ऑप्शन ही बता दे रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एसिड के साथ ये हो रहा है। तो H2 दोनों में देना चाहिए, एसिड हो चाहे बेस हो, तो वो आपको हाइड्रोजन देना चाहिए। तो आंसर इस तरह से है कि जिंक ही एक ऐसा है जो कि जिंक एक ऐसा है जो हाइड्रोजन H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट एसिड के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 और H2 दे रहा है, और जिंक यहाँ बेस के साथ रिएक्ट करके NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन दे रहा है। तो योर ऑप्शन इज डी, दैट इज जिंक। Next, the graph given below depicts the reaction between acid and base. Which of the following, जिस तरह से ग्राफ है, which of the following solution of sample in response is responsible for the decline of pH value।
तो पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा? एसिड का बहुत, एसिड का लोअर साइड में होता है और बेस का हायर साइड में होता है। तो बेस यहाँ पर स्टार्टिंग में जीरो, जब कुछ वॉल्यूम ऑफ एसिड जीरो है, वॉल्यूम नहीं है किसी चीज़ का एसिड का, तो पीएच वैल्यू 14 है। मतलब ये फुल्ली अल्कलाइन बेसिक इन नेचर है, बेस है ना। तो बेस है, जैसे जैसे एसिड का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा है, बेस घटते घटते पीएच वैल्यू घटते 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 नीचे आ रहा है और एसिड की तरफ बढ़ रहा है, एसिड के संग मैंने वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये पक्का और बेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ और सैंपल इज रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, बेस में क्या, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसको घटाने के लिए? तो पक्का कुछ ना कुछ एसिड डाला गया है, यहाँ लिख भी दिया वॉल्यूम ऑफ एसिड, तो एसिड डाला गया है जिसके कारण ये घट रहा है। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो एसिड। तो कॉस्टिक सोडा एक बेस है, बेकिंग सोडा एक बेस है और कॉमन सॉल्ट एक नमक है। तो लाइम जूस जो है वो एक एसिड है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से ऑप्शन होगा आपका बी, लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पीएच वैल्यू को घटाने के लिए इस ग्राफ में। इन द गिवन रिएक्शन PbO प्लस कार्बन, PbO प्लस कार्बन gives Pb, lead or CO2. Identify the correct option which represents the substance oxidized and reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज दोनों लिख रहा है। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम यही है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करो और खुद दूसरे को रिड्यूस करो और खुद ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो एक ही चीज़ होगा जो खुद मतलब रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा और वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो इसमें एक ही जो ऑप्शन दिख रहा है कार्बन। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। देखिए कार्बन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन को पिक कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और PbO से ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, Pb बन जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए ये कार्बन क्या रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, कार्बन। The reaction between the potassium bromide and silver nitrate is an example of reaction potassium bromide. पोटाशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? पोटाशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया KBr और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को बोलते हैं AgNO3। तो इस तरह से रिएक्शन बनेगा। देखिए AgNO3 gives KBr प्लस KBr gives AgBr और KNO3। तो पोटाशियम का साथ जो ब्रोमीन है वो Ag के साथ शिफ्ट कर रहा है और Ag के साथ जो NO3 है वो पोटाशियम के साथ शिफ्ट कर प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक तरह से क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन दो बार हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो योर आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एंड एसिड एंड बेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोचिए, बनाइए इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन सा होगा। तो इसमें आंसर होगा H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। ये दोनों मिलकर सोडियम क्या बनाना है? सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। कैसे? इक्वेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ से पॉज करके देख लीजिए। Na2CO3 बनना है तो NaOH प्लस H2CO3, ये पेरेंट एसिड और बेस है, जो कि ये बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट एसिड और बेस है। ये पहला बेस है, पहला वाला बेस है, दूसरा वाला एसिड है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A substance X turns blue litmus red. It also, अच्छा ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो वो सब्सटेंस, पहला चीज सोचिए, पहला चीज़ कि वो सब्सटेंस X क्या है जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं
जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे उसको एसिड बोलते हैं, और जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, दैट इज़ इट इज़ एसिड। अब एसिड का काम क्या है? एसिड का और देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, टर्न्स फिनोप्थिलीन कलरलेस, फिनोप्थिलीन को कलरलेस, हाँ यस यही आंसर है, फिनोप्थिलीन को कलरलेस कर देता है। स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल को वैनिश करता है, वैनिश ऑर्डर वनीला, नहीं ये सब नहीं है। मिथाइल ऑरेंज येलो करता है, ये नहीं है। पहला ऑप्शन इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। टर्न्स फिनोप्थिलीन ये इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल लैब में, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जानना जरूरी है, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हमको हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। तो हीट सप्लाई करेंगे और तब जाके वो रिएक्शन फुल कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर को कंडेंस कराना है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंबशन ऑफ LPG और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से एक ऑप्शन लग रहा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वाटर वेपर इसलिए नहीं होगा कि वो कंडेंस करना मतलब ठंडा कर रहा है, तो ठंडा करने के लिए हीट देने की ज़रूरत नहीं है। और डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो वो गर्म होता है हम लोग को और उल्टा हीट मिलने लगता है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और ठंडा के मौसम में देखते हैं हम लोग कपड़ा कम जल्दी से नहीं सूखता है, और गर्मी के मौसम में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। तो एक ये एग्जाम्पल है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अब एक क्वेश्चन आ गया है बायोलॉजी से। द गिवन डायग्राम शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जितना बायो का डायग्राम्स वगैरह है वो सारे डायग्राम्स को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए साइंस में जो है आप जितना एक्टिविटीज़ को बढ़िया से देख लीजिए, जितना रिएक्शंस है सब बढ़िया से देख लीजिए। इसी में से क्वेश्चंस उठ के आएगा। NCERT एक ऐसा किताब है जो कि क्वेश्चन को बनाना नहीं पड़ता है, बस उठा कर दे दिया जाता है, ठीक है। कम टू द टॉपिक, कम टू द क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक डायग्राम दिया हुआ हार्ट का, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल आर करेक्टली मैच, ठीक है। करेक्टली मैच करता है पहला वाला जो है, पहला वाला को इसको क्या बोलते हैं? पहला वाला देखिए ये आपका राइट साइड है, दैट इज ए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड से जितना आ रहा है इसको बोलते हैं, ये एंटर करता है ऑरिकल में, आर्टेरियम में, राइट आर्टेरियम में एंटर करेगा, इसको बोलते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो 2 नंबर देखिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड टू लंग्स। ये सारा नहीं, ये गलत जवाब है ना। सही आंसर ये नहीं है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करके इसमें लाता है, हार्ट में लाता है। तो बी नंबर रॉन्ग है। उसके बाद जैसे ये एंटर करता है उसके बाद आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से ब्लड पंप हो गए ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी देखिए यहाँ से होते हुए इधर से निकलता है, ये यहाँ से आया इधर से होते हुए इधर से निकल गया, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरीज ब्लड टू द बॉडी, ये ऑप्शन में दिया हुआ कैरीज ब्लड टू द बॉडी, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा तो ये किधर जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाना है इसको। पल्मोनरी आर्टरीज में आपका क्या होता है ना, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो फिर से अगर बॉडी में ही लेके चल जाएगा तो फिर हार्ट का
ऑक्सीजन जो है वो मतलब ऑक्सीजन और एक्सचेंज कैसे होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला वाला जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में नहीं आता है, ये डिफरेंट पार्ट से आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेके जाता है आपका लंग्स में। तो पहला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है aorta कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, और चौथा है पल्मोनरी वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स। देखिए दोनों में कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स लिखा है और यही इसी में से आंसर है। तो पहला चीज़ तो ऑरिकल, ये जो है 3 नंबर, ये 11 का ऑप्शन 3 नंबर भी नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये वेंट्रिकल से होगा, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ये आपका कैरीज 4 नंबर जो है ये आपका पल्मोनरी वेन है, क्योंकि कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग, ये 4 नंबर ही सही है। दैट इज़ 11 का डी 4 नंबर सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। दैट इज़ पल्मोनरी वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग, दिस इज़ द राइट आंसर। पूरा प्रोसेस, आई थिंक इसमें पूरा प्रोसेस हम समझ गए होंगे आप। तो इस सारा प्रोसेस किधर से किधर ब्लड फ्लो कर रहा है इसको देख लीजिएगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन वॉज फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड लेवल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज ड्यू टू किडनी डैमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पार्ट वुड बी द साइट ऑफ डैमेज फॉर दिस पेशेंट। कौन सा पार्ट डैमेज है? वाटर और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कौन सा पार्ट डैमेज है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले इस बॉडी का जितना पार्ट्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको ये किडनी का यूनिट है, दैट इज़ नेफ्रॉन, और इसको बोलते हैं देखिए पी जो है वो क्या है, पी को बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, क्यू है ग्लोमेरुलस, देखिए ये क्यू पार्ट है, क्यू क्या है, ग्लोमेरुलस है, और आर है आपका कैपिलरी, आर आपका यहाँ पर कैपिलरी है, और एस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट, एस इज़ कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्लूकोज और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका कैपिलरीज में होता है, ठीक है। ये सारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैपिलरीज में होगा, दैट इज़ डी नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा बी नंबर आंसर है। अच्छा 14 नंबर देखिए, ये डायग्राम ये जो बनाया गया है ये NCERT से पूरा उठा कर दिया गया, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बोलता है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज समराइज्ड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेवल। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है? द प्रोसेस 1 ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोसेस 1 क्या है? प्रोसेस 1 बोलता है ग्लूकोज से पायरुवेट्स बन रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो बात ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है तो गलत है। दूसरा सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस 4 कैरीज इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस 4 जो है प्रोसेस 4 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस 4 है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही लग रहा है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, और यहाँ जो लैक्टिक एसिड बन रहा है लैक्टिक एसिड जो बन रहा है, सॉरी, प्रोसेस 3 मसल्स में होता है,
और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ईस्ट में होता है एथेनॉल एंड। तो प्रोसेस 4 इज़ द राइट आंसर एंड मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए अगेन हार्ट से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट आर्टरियम आपका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ये तो आर्टरियम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं, पल्मोनरी वेन है, लंग से आ रहा है, ये गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ये सही है, बी इज़ द राइट आंसर। इसमें आगे कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। लेफ्ट आर्टेरियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्टेरियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड द राइट वेंट्रिकल, नहीं, लेफ्ट से राइट में आने का कोई ऑप्शन नहीं है। राइट आर्टेरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। राइट आर्टेरियम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी कैसे होगा, जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करेगा ना, और ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम। ह्यूमन रेस्पिरेशन का डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। ए बी सी डी 4 पार्ट्स बनाया हुआ है। 4 पार्ट के सबसे पहले नाम देख लीजिए, नाम बताइए क्या क्या होगा। ये पार्ट क्या है, ए नंबर पार्ट जो है, ये पार्ट हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स। बी को क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। सी को बोलेंगे लैरिंग्स। और डी यहाँ से लिया गया, डी इज़ द ब्रोंकाई। तो बोलता है द मेन दीज, ये क्या है, दीज आर द मेन। अच्छा ऑप्शन, अच्छा यहाँ मैचिंग टाइप का दिया है, 4 ऑप्शन, 4 ए के साथ 1 बी क्या होगा, देखिए दीज आर द मेन पैसेज इनटू द लंग्स, दे डिलीवर एयर टू द टाइनी सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये सब जो छोटा छोटा बना हुआ है ये सब एल्वियोलाई है। These are also called windpipe. This passage it is a passageway between the pharynx and trachea. Pharynx and trachea. तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, देखिए मैचिंग कर रही है। ऑप्शन तो ए नंबर जो है, सॉरी डायग्राम थोड़ा देखना होगा। हाँ, ए नंबर जो है आपका है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का काम क्या है, एल्वियोलाई तक पहुंचाना। तो ए का होगा 2, दे डिलीवर एयर टू द टाइनी सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। अब इसमें देखिए ए का 2 सिर्फ एक ही है, दैट इज़ आपका पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से बना सकते हैं, देखिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ए का अगर 2 अब कन्फर्म है तो ए का 2 देखिए, ए का 1 है, ए का 3, ए का 1 है, तो ए का 2 अगर है तो दैट इज़ ए नंबर आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। तो ए का 2 होगा, बी का 3 होगा। बी नंबर क्या है, बी नंबर आपका है ट्रैकिया। बी नंबर ट्रैकिया है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, सही है। सी का 4 नंबर, इट इज़ द पैसेज बिटवीन द, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। इस तरह से आप फास्टेस्ट वे में, जल्दी बनाना भी तो है, 1.5 घंटे ही समय हमारे पास है। विच फिनोमिना इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। डायग्राम क्या बताना चाहता है कि स्टार, एक बच्चा स्टार देख रहा है तो थोड़ा से घासला अपने जगह से लगता है, ऑब्जर्वर उसको कुछ अलग जगह में देखता है ना। तो दिस टाइप क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एलिमेंट्स फ्रॉम विच रियल magnified image and virtual magnified image is formed in front of it। तो वो होगा लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, थिन कन्वर्जिंग लेंस।
A real image of same size as that of object is formed by convex lens. रियल इमेज बन रहा है बाय द रियल इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइज का बनना है। देखिए अब इसमें सब क्राइटेरिया से याद रखना है। तो एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस देखिए अब बनाते हैं। देखिए एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो ये एफ है, ये 2f है, और इन्फिनिटी से आता है तो फोकस में बनता है, फोकस में बनता है। और इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखेंगे, याद कीजिए इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है, ये बनता है आपका यहाँ कहीं बनता है। यही चीज़ अगर 2f में रखेंगे तो 2f में ही बनता है, सेम साइज का बनता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर U इक्वल टू 2f 19 का डी नंबर आंसर। इसको याद रखिएगा, सारा लेंस और मिरर का ज़्यादा टफ नहीं है, एक ही ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द अबव फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। जो फिगर में क्या दिख रहा है, एक एरो मार्क ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब मीडियम बी से लाइट चल रहा है और मुड़ जा रहा है। किधर मुड़ रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रहा है। अगर नहीं होता टुवर्ड्स, अगर ऐसे होता है देखिए, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ा हुआ है, मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कब मुड़ता है? जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन देखते हैं। मीडियम बी हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन बी। ए रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। मीडियम ए इज़ ऑप्टिकली डेंसर, हाँ, एज कम्पेयर टू बी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, सी मीडियम ए एंड बी इज एक्सपेरेंशियली सेम मीडियम बट एंगल ऑफ, नहीं ये तो होगा ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम मीडियम हो तो फिर बेंड क्यों करेगा? सेम मीडियम में बेंड नहीं करना चाहिए। अब मीडियम ए इज़ डेंसर, मीडियम ए इज डेंसर, सो इट अगर ये डेंसर है, बोल रहा है ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, सही है, तो इट इज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। का है जी डेंसर, तो ये रेयर मीडियम होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बी जो है वो 100% करेक्ट है, उसके अलावा और कोई सही नहीं है। डी थोड़ा सा सही लिखा, आधा गलत लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इतना 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर 2.42 बेस्ड ऑन द डाटा अरेंज द वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ का जो है, वेवलेंथ का कुछ इस तरह से है कि वेवलेंथ जो होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ही एक्चुअली में है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव डेंस उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ज़्यादा डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा डेंसर में वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, उससे ज़्यादा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अरेंज दिस वेवलेंथ इन वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू देम इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, म्यू ऑफ एयर सबसे छोटा होता है, म्यू ऑफ वाटर उससे बड़ा म्यू ऑफ तो सबसे बड़ा होगा एयर का वेवलेंथ, एयर में वेवलेंथ इन वाटर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा डायमंड में। तो इसको उलट के लिख देने का है कि सबसे छोटा किस में होगा? डायमंड में। तो वेवलेंथ ऑफ डी इसके बड़ा होगा वेवलेंथ ऑफ वाटर, उसके बाद वेवलेंथ इन एयर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, वही राइट आंसर है 21 का
सी, वेवलेंथ ऑफ डायमंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द फोकल लेंथ ऑफ अबव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, वन हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो इसमें आंसर आपका ये होगा, ब्राइटनेस घट जाएगा, इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस घट जाएगा। द कंप्लीट इमेज इज फाउंड बट द लेस इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। का है भाई, जो बनने के लिए आधा भी अगर है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऊपर से ही ऐसे जाता है और इसका ऑप्टिकल सेंटर से पार करके ऐसे जाता है, तो ये आधा का तो जरूरत नहीं पड़ता है, तो आधा ही से इमेज बन जाएगा। लेकिन क्या है, इसको अगर ब्लैक कर देंगे नीचे का पोर्शन को, देखिए इसमें हैचिंग किया हुआ है, मतलब ब्लैक अगर कर दिया गया तो इंटेंसिटी सिर्फ घटेगा। हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग गाड़ी का हेडलाइट को आधा या थोड़ा सा ऊपर पेंट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि सामने वाले आने वाले गाड़ी के आँख के जो ड्राइवर है उसके आँख में ना पड़े, ना इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाए। इस कारण से गाड़ी का हेडलाइट को थोड़ा सा काला कर दिया जाता है। तो यही उसी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेड कलर इज यूज टू स्टॉपिंग साइन है ना, बीच ऑफ द फिनोमिना। तो वेवलेंथ का है, लेकिन इसमें वेवलेंथ ऑप्शन में नहीं दिया। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर अमंग द अदर लाइट्स, है ना, सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से यूज़ किया जाता है। यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन। देखिए लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है इसमें रेड लाइट में, इसीलिए रेड लाइट को ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा तो दूर तक जाएगा लाइट, इसके कारण रेड लाइट को यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन अगर वेवलेंथ रहता तो वेवलेंथ को लिखते हैं, या अगर दोनों वेवलेंथ और स्कैटरिंग दोनों है तो दोनों को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ वेवलेंथ दिया नहीं है, स्कैटरिंग लाइट दिया। हाँ, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है, इसलिए आंसर इज डी। ये क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, अ रे इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर एज शोन इन अबव, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे इसमें आदमी स्टूडेंट क्या करता है कि देखता अच्छा यहाँ से आ रहा है, ऐसे 90 डिग्री करता है। ये 90 डिग्री आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं, है ना, और इधर से लाइट आता है, ये हो गया इंसिडेंट लाइट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हो गया इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये ऐसे गिर रहा है तो मतलब क्या है, ये नॉर्मल के लगले गिर रहा है, दैट इज ये 90 डिग्री नहीं है, नॉर्मल के साथ है 0 डिग्री में, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो बी नंबर इज द आंसर 24 का। ठीक है, तो अब सेक्शन बी भी देखिए, ये सब जान कर रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। सेक्शन बी कंसिस्ट 24 क्वेश्चन, सीरियल नंबर 25 से 48, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है, 24 में 20 को बनाना है, सब में बना कर नहीं आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप अटैम्प्ट सब लीजिए, सब बनाइए, सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 25 में बोलता है द टेबल प्रोवाइडेड द पीएच वैल्यू फॉर ऑफ 4 सॉल्यूशन PQRS। देखो PQRS 4 को सॉल्यूशन दिया गया है, सबका पीएच दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा पहले लिखना है ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसके बाद उससे कम वैसे लिखना है। तो pH मतलब क्या होता है? pH मीन्स होता है H+ आयन कंसंट्रेशन। जिसका pH कम वो ज़्यादा H+ देगा, जिसका pH ज़्यादा है वो कम H+ देगा, तभी ना वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका pH कम होगा, दैट इज P। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा H+ आयन देखिए 3 वो P है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, A ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। B तो ख़त्म, तो ये 3 ऑप्शन में सही है। अच्छा, इसके बाद कौन होगा? तो R, तो R में सिर्फ एक गो है, तो PRSQ नहीं, PRQS 3 5 10 12 3 5 10 12 PRQS इज सी आंसर। सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए,
स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर एक्सपेरिमेंट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है। कॉपर सल्फेट में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और चौथा में एल्युमिनियम कॉपर ही डाल दिया गया। तो इन विच एक्सपेरिमेंट वुड ही फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डिपोजिशन। देखिए कॉपर का इन सब में रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो कॉपर का सबसे कम होता है रिएक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सब में कॉपर नीचे बैठेगा और एल्युमिनियम सल्फर के साथ सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट बनाएगा। बाकी कॉपर नीचे बैठेगा, दैट इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें भी। अच्छा ये देखिए इसमें बोल रहा है 27 नंबर में, टेबल शोन बिलो द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर। ये सब एनसीईआरटी का पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सब उठा कर दिया है क्वेश्चन। ए बी सी डी चार को सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, हार्डनेस दिया हुआ, डक्टिलिटी दिया हुआ, लस्चर दिया हुआ। तो बोला है आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम द गिवन। अच्छा नॉन मेटल का देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल नहीं होता है और लस्चरस नहीं होता। लस्चर मतलब चमक नहीं होता है। डक्टाइल मतलब डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब उसको खींच के तार बनने का क्षमता उसमें नहीं होता है ना, मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। तो नॉन मेटल इसमें देखिए अगर हार्डनेस की बात करें तो बी और डी दो को दिख रहा है, सॉफ्ट है। अच्छा डक्टिलिटी की बात करें तो सिर्फ बी दिख रहा है, सी डी नंबर उसमें यस लिखा है तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लस्चरस नहीं होना चाहिए लेकिन ये यस लिखा हुआ है, लो तो बी नंबर कैसे सही करेंगे। तो एगो मेटल ऐसा है, सॉरी एगो नॉन मेटल ऐसा है जो कि नॉन मेटल है बट उसमें लस्चरस प्रॉपर्टी पाया जाता है। बता सकते हैं उसका नाम? उसका नाम है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इज़ द ओनली, देखो जो एनसीईआरटी का बुक में बहुत सारा एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा, उसी में थोड़ा क्वेश्चन उठा के दिया है। आयोडीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच हैज़ लस्चर पाया जाता है, मेटालिक चमक मतलब चमक दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स टू प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस करना है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैप्रिक ऑक्साइड और वाटर बन रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड देखिए अब कॉपी में ये कॉपर हाइड्रोक्साइड COOH होल्ड ट्वाइस CO और H2O, उसको बैलेंस करके देखिए। कॉपर है बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 दे बैलेंस है तो 1 मोल दे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सी नंबर जो है 1 मोल कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैप्रिक ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ वाटर। दिस इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। ओके 29 नंबर, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCl is added in test tube A and acetic acid is added in test tube B. Amount of concentration taken in both the acids are same. Which of the following observation is or correct? पहला चीज़ तो एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन वही करेगा। तो हाइड्रोजन जो है एसिड में बबल लिक्विड में बबल्स के रूप में निकलेगा और वो बबल्स जो है सबसे पहले मेटल से आ रहा बाहर तो मेटल को चाहे तो घेर के निकलेगा तो फिजीनेस आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज इन कलर तो सब नहीं होगा। फिजिंग ऑकर इन बोथ टेस्ट ट्यूब और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3 वाला कौन सा है देखिए, तो बी ऑप्शन जो है, ये जो बी ऑप्शन है 2 और 3 दोनों सही है। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 4 सैंपल ABCD दिया हुआ है, वेर टेकन pH वैल्यू रिकॉर्डेड, द ग्राफ वाज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द 4 सैंपल। एसिड बेस जब पढ़ेंगे उसमें pH वाला तो कॉलम बना हुआ, उसमें बहुत सारा का pH वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
ये करीब 10.5 या 11 के आसपास होता है। थोड़ा देख लीजिएगा बुक, ठीक है। तो इसमें तो देखिए पहला वाला जो है वो 7 से नीचे है तो एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ये 7 के आसपास है, ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है। बी नंबर ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, बहुत थोड़ा से ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट में आता है। सर्सन रीजन बनाने वाला बोथ ए एंड आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन इज़ करेक्ट, तब ए होगा। बी ऑप्शन कब होगा? बोथ ए एंड ट्रू होगा, बट रीजनिंग ए और आर, ए में असर्शन और रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई मेले नहीं खाता है तो हो गया बी ऑप्शन। ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स तो हो गया सी। ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन बोलता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एकदम सही है। In the balanced equation the total number of atoms in each element must be the equal to both sides, भी सही है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो हो गया ए नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन 32 बोलता है बेकिंग सोडा इज एन एसिड विच क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टमक। ये तो गलत लग रहा है। बेकिंग सोडा pH 8.3 भी गलत है, दैट इज़ नहीं 8.3 बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है, बेसिक है 8.3 का आसपास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 33 नंबर द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, inner lining of the small intestine have numerous finger-like projection called villi, सही है। The villi helps in breakdown of protein and lipid, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। तो आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 33। 34 आउट ऑफ वाटर मस्टर्ड ऑयल glycerin, kerosene, the ray of light incident obliquely at the angle would bend most in glycerin। तो जब सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो ग्लिसरीन में होना चाहिए, ग्लिसरीन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंस वही दिखता है वाटर मस्टर्ड ऑयल सबसे। तो ये नहीं, ग्लिसरीन है जो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो 34 नंबर का जो है वो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, सी आंसर इज राइट लग रहा है, ठीक है। 34 का सी। लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंट मोस्ट इन ग्लिसरीन, बेंट मोस्ट इन ग्लिसरीन। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा मुड़ेगा, तो सही है। एक नंबर असर्शन सही है, रीज़न गलत है। असर्शन सही है इसलिए कि जितना ज़्यादा डेंस रहेगा उतना ज़्यादा बेंड करेगा, और ग्लिसरीन सबसे ज़्यादा बेंड करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंस है। और यहाँ सेकंड रीजन में दे रहा है ग्लिसरीन है तो लोएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब डेंस होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम कैसे होगा, ज़्यादा ना होगा। तो रिफ्लेक्टिव रीजन फॉल्स है, असर्शन सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अब असर्शन रीजन पार हो गया, अब आ गया फिर से मेन ट्रैक में। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट, ठीक है, ABCD with following solution one by one. Arrange the metal ABCD in order of increasing reactivity. Increasing reactivity के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहला वो रिएक्शन, वो मेटल जो रिएक्ट नहीं करेगा, लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो भाई एक ही दिख रहा है, डी, और किसी का रिएक्ट नहीं कर रहा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा सी, दो ठो से रिएक्ट नहीं कर, एक ठो से रिएक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा रिएक्टिव सी है।
उससे ज़्यादा दो ठो रिएक्ट कर रहा है ए। अब बी, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। देखिए डी एकदम रिएक्ट नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सी रिएक्ट कर रहा है। फिर बी, ए थोड़ा दो ठो रिएक्ट कर रहा है और सी सबसे रिएक्ट कर रहा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है और सबसे कम रिएक्टिव डी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पेनक्रेटिक एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, पेनक्रेटिक एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, बताइए क्या? पेनक्रेटिक एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, पेनक्रेटिक एंजाइम कहाँ से रिलीज़ करता है? पेनक्रियाज से, ठीक है। और ये डाइजेशन कराता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो 36 का जो है वो सी नंबर आंसर इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइल? बाइल कहाँ से निकलता है ये बताइए। 37 नंबर का, सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, ये तो सही है। स्टोर इन लीवर में नहीं होता, स्टोर इन सलाइवा, स्टोमक, ये सब गलत है। एक नंबर सही जवाब है, सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर। 37 नंबर का ये सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मैनी ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। टेक्स द absorbed फूड फ्रॉम ईच सेल फॉर obtaining एनर्जी। हाँ, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। 39, लाइट रे फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स आर converged at a point 20 cm in front of concave mirror. Where should an object is placed so that the size of the image is equal to the size of the object? सिंपल से देखिए, कोई कहीं से लाइट आ रहा है, वो 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स फोकल लेंथ कितना दिया हुआ? 20। इसका बोलने का मतलब क्या, फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है। अब फोकल लेंथ 20 दे दिया है, 20 पता चल गया। तो हमको ये भी पता है, इसको क्वेश्चन और आया था U=2F वाला ऑप्शन जिसमें था, उसमें बोलता है कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट का ही सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनना चाहिए। तो कौन सा डिस्टेंस पर रखेंगे? 2F पर रखेंगे। तो फोकल लेंथ 20 दिया है, तो कितना कहाँ पर रखेंगे तो बनेगा? 40 में रखेंगे, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 39 का ए आंसर होना चाहिए, एकदम मुँह जवानी आंसर बन रहा है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, आइए कॉपी में। कॉनकेव मिरर का बात किया है, ये कॉनकेव मिरर है। बोलता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहीं से लाइट सोर्स आ रहा है और 20 सेंटीमीटर में कट कर रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर दे दिया, एफ है। तो 2F कितना पे होगा? 40 पे होगा, 40 सेंटीमीटर होगा यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस। और हमको ये पता है कि 2F पे जो रखेंगे ऑब्जेक्ट, वही साइज का अपोजिट उल्टा बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। मीन्स यही पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर में रखने से सेम साइज का उल्टा इमेज बन जाएगा कॉनकेव मिरर के में। ए इज द राइट आंसर। इफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ इतना 20 और -25 सेंटीमीटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल लेंस, देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ दिया हुआ है F, पावर इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। F अगर मीटर में रहेगा तो 1/f करेंगे, सेंटीमीटर में 100/f करेंगे, सिंपल। तब यहाँ पर इस सेंटीमीटर में दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 100/25, 100/20 एक होगा, और तो P इज इक्वल टू P1 मान लो, इसको P2 मान लो, 100/-25, तो ये हो गया 5, ये हो गया -4, तो
टोटल पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो 5 प्लस -4 दैट इज 1 डायोप्टर इज द पावर। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, बी नंबर आंसर है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and let out the lungs always contain, क्या कंटेन करता है, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम कंटेन करेगा, दैट इज डी नंबर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। अमन चोक्ड व्हेन सी was taking her lunch, अनम एक बच्ची का नाम है, वो चोक आ जाती है when she was taking her lunch, what could have happened, क्या हुआ होगा। तो जब खाना खा रही होगी, अगर खाना खाई है, वो क्या हुआ है कि she swallowed the food that was not completely digested, ये तो हम लोग करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। the salivary gland have not secreted the enough mileage enzyme, some food particle enters in her wind pipe में जाकर खाना घुस गया है, जिसके कारण वो सांस लेने में दिक्कत हुआ होगा, उसी को बोलते हैं चोकिंग। तो खाना जो है वो विंड पाइप में एंटर करता है, सी इज द राइट आंसर, 42 का सी। अब आया 43 नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ए बी, देखो ऑब्जेक्ट ए बी है, स्टैंडिंग 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, इट्स इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर को निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 43 का क्या है, ये मिरर है, तो मिरर फार्मूला लगाइए। 43 का मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मिरर फार्मूला बनाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया मिरर के लिए, याद रखिएगा एकदम से, मिरर के लिए। और लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो मिरर के लिए करना है 1/v प्लस 1/u, तो v दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो v हमेशा माइनस में होगा, माइनस प्लस f 1/u कितना हो जाएगा, सॉरी 1/u माइनस होगा, सॉरी 1/u, ये आपका 40 हो गया। और कहाँ बना है इमेज, 15 सेंटीमीटर पे, तो ये होगा 15 प्लस 15, क्योंकि राइट साइड बना है इसलिए प्लस, माइनस हो गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/120, f इक्वल टू 24, f इक्वल टू 24, दैट इज C। C is the right answer. 44 number question. A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 25. ओके 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस दे दिया है ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे थे। 44 में क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 25 centimeter. The distance of the object from the lens is 40 centimeter. Find the size of the image formed. तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि h दिया हुआ हम लोग का हाइट
6 सेंटीमीटर और एफ हो गया 25 सेंटीमीटर। तो फार्मूला यहाँ पर लगेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ u का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर यहाँ लिखना है और इस तरह से सॉल्व करेंगे। v यहाँ पर 200/3 आ गया। मैग्नीफिकेशन यहाँ बोले तो m इक्वल टू h इमेज बाई h ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u। तो h इमेज का हम लोग को निकालना है। इसमें h इमेज h ऑब्जेक्ट का दिया हुआ वैल्यू 6 सेंटीमीटर। देखिए h ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले निकाल लिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर इज -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 45 नंबर क्वेश्चन। द अबव ऑप्टिकल एलिमेंट, एक ऑप्टिकल एलिमेंट यहाँ बना हुआ है इन स्फेरिकल मिरर which produce an image of magnification -1 on the screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. Find the distance of the image from the object. ऑब्जेक्ट से इमेज का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, इसको भी बनाए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मिरर इज़ कॉनकेव, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इसमें -1 दिया हुआ है, u इक्वल टू -50 दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया तो -50 हो गया। तो m इक्वल टू -v/u होता है, -m का वैल्यू -1 और -v और v/u -1, तो v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज इज़ -50 सेंटीमीटर। मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेम जगह पर ही बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखिए इस तरह से, जहाँ ये अगर मिरर है, जहाँ ये अगर मिरर है तो जहाँ इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ठीक उसका ऑपोजिट में इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 2f पे हम रख रहे हैं, तभी यही एक कंडीशन है कि 2f में रखेंगे तो 2f में ही बनता है, फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी से फोकस, फिर जैसे जैसे सामने लाते हैं 2f में रखेंगे तो इमेज भी वही बनता है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, ये -50 फिर -50 है ना, तो -50 इज इक्वल टू 0। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज 0 सेंटीमीटर। देखिए तो ऑप्शन 0 है, डी नंबर, तो 45 का आंसर इज डी। अब 46 देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। तो बहुत आसान है, फार्मूला इसमें एक है, फार्मूला यूज़ करना है। ये देखिए फार्मूला, द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इक्वल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है। तो इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एयर वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, ये फार्मूला से पुट करेंगे तो ये आपका 1.4, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 46 का ए इज़ द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। Two media are joined together in contact and a ray of light travels as shown in figure। देखिए एरो बता रहा है कि एरो इधर से लाइट आ रहा है और ये लाइट इधर से निकल रहा है। Then the refractive index of the medium 1 with respect to medium 2, 1 with respect to 2, μ1 by μ2 निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल है, μ1 by μ2 इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल बाई साइन ऑफ दिस एंगल। यहाँ एक चीज़, एक ट्रिक एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है। देखिए ये 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्मल में से 90 डिग्री से बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इस एंगल को ले ले तो ये गलत बनेगा। तो 90 डिग्री, चूँकि ये नॉर्मल से 90 डिग्री बनता है,
तो ये अगर 30 डिग्री दिया हो तो ये ऑब्वियस है 60 डिग्री बनेगा, तो हम लोग को यहाँ पे 60 डिग्री लेना है। ठीक है, तो आते हैं कॉपी में किस तरह से बनेगा। देखिए μ2 बाई μ1 μ1 2 मीन्स μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन आर साइन 45 बाई साइन 60 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, साइन 60 का पुट कर दिया। √2/3 इज द आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। √2/3 आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड टू जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एज शोन इन फिगर। तो जिंक देखिए, जिंक सल्फेट के साथ क्या रिएक्ट करेगा, कॉपर। जिंक और कॉपर में अगर बात करें तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक जो है जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा। किस लिए, क्यों करेगा? जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो करेगा, क्यों? अच्छा, ये बताते हैं। और ये एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है और एल्युमिनियम जिंक से ऊपर है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक से तो ये रिएक्ट, जिंक एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। और आयरन सल्फेट, तो ये भी आपका जिंक रिएक्ट नहीं करेगा इससे। कॉपर सल्फेट और जिंक में, जिंक का जो है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर का जो सल्फेट आयन है वो उससे डिस्प्लेस हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो 2 नंबर बीकर वाला काम होगा। तो पहला ऑप्शन है इन बीकर 2 जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीकर 3 नहीं, बीकर मतलब पहला ऑप्शन आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर, सही राइट आंसर। द बीकर 2 में जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, सेक्शन सी आते हैं। सेक्शन सी में जो है वो केस है, केस स्टडी है। केस स्टडी में अच्छा क्वेश्चन है। 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वेयर असाइंड ऑन सेपरेटली द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आयरन नेल्स with solution of copper sulfate. Each group recorded the observation as given below in the table. तो ये सब एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और कॉपर सल्फेट में आयरन का नेल डालेंगे तो ये बन जाएगा, अगर रिएक्ट किया आयरन सल्फेट फाइनल सॉल्यूशन तो ये लाइट ग्रीन कलर का बनता है, लाइट ग्रीन कलर बनेगा। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड इन गिवन एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा है, इंटरेक्शन नेल एंड कॉपर सल्फेट, आयरन नेल विथ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए और इसका पहले का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या था, आयरन सल्फेट है और जिंक है, यहाँ पर वो इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर क्या है, आयरन जो है वो जिंक कॉपर है, कॉपर सल्फेट कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो यहाँ रिएक्ट करेगा और ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके FeSO4 प्लस कॉपर बनाएगा। देखिए इस टाइप ये रिएक्शन बनाएगा, ये रिएक्शन आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका जो FeSO4 बनेगा वो लाइट ग्रीन कलर का बनेगा। ये पहला 49 का आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी नंबर इज द आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। दूसरा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्डेड ऑल द ऑब्जर्वेशन करेक्टली। तो पहला देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो पहला ही ग्रीन हो गया, इसमें तो कोई गड़बड़ है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, ग्रीन नहीं होता है, तो बी हट गया। अच्छा, दूसरा चीज़ डी नंबर इज द राइट आंसर। ब्राउन कोटिंग जो होगा, ब्राउन कोटिंग को कॉपर चढ़ाने का कारण होगा और लाइट ग्रीन कलर का होता है FeSO4। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट
इसमें डी का जो है वो सारा ऑब्जर्वेशन सही है। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है द ब्राउन कोटिंग ऑफ द नेल इज ड्यू टू द, अच्छा ऑक्सीडेशन और रस्टिंग दोनों एक ही चीज़ है, तो ये ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है ना ही रस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर जो है वो जो बच जाता है रिएक्शन में वो ही आपका नेल में जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण से है वो नेल का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कोटिंग हो जाता है। तो कॉपर डिपोजिशन इज़ द राइट आंसर इन 51 नंबर क्वेश्चन बी। आंसर इज बी। Which of the following statement is correct? Copper, iron is more reactive than copper. Copper is more reactive than iron. Copper, the color of the iron sulfate solution is blue. गलत है। The color of the copper sulfate solution is green. भी गलत है। तो iron is more reactive than copper because iron जो है वो reactivity सीरीज में ऊपर होता है कॉपर से, so iron is more reactive than copper। ये एक स्टडी हो गया, केस स्टडी फॉर केमिस्ट्री। अब तीन एक्चुअली देखिए 3 केस स्टडी आएगा, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायो से। तो ये बायो का केस स्टडी नंबर 2 बायो का है। एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिनरी बायोलॉजिकल प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम आर पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन बोलता है वेयर कैन वन फाइंड किडनी इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ मिलेगा? एट द बैक, बिहाइंड द लंग्स, नहीं। एट द बैक, अबव द वेस्ट, ये सही है। नियर बेली बॉटम, बिहाइंड पेनक्रियाज ग्लैंड, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। तो तुम एनसीईआरटी में कहीं लाइन उठा कर दिया गया है, एट द बैक, अबव द वेस्ट, बी नंबर इज द राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है द मस्कुलर ट्यूब विच टेक्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर आर। देखिए डायग्राम अगर कोई ध्यान से देखे तो डायग्राम में ही आंसर छुपा हुआ है। ये किडनी है, बताया हुआ है किडनी है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है यूरेटर। तो आंसर इज बी नंबर 54 का बी, यूरेटर। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर, तो स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर ये भी सही है। देखिए यहाँ पर भी आंसर दे दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर। ये अगर ये इसको पढ़ लेगा तो इसको सही कर सकता है स्टूडेंट। तो 55 का बी नंबर है, बी नंबर भी सही है। 55 का सी नंबर, फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन यूनिट इज नेफ्रॉन नॉट अ किडनी। कलेक्टिंग फिल्ट्रेट यूरिन ग्लोमेरुलर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, दैट इज फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो किडनी नहीं है। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। तो 55 का राइट आंसर है आपका। इनकरेक्ट पेयर चुनना है तो सी इज द ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग, 56 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द नॉट द फंक्शन ऑफ द किडनी। कौन फंक्शन नहीं है किडनी का? तो पहला है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय फिल्टरिंग। 56 नंबर का क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय फिल्टरिंग इट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स, providing energy for flow of blood, maintaining higher concentration of electrolytes। अच्छा, इसमें दो कोड दिया हुआ, कोड को चुन के ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इज ए में 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो इसमें जो राइट है वो पहला वाला नहीं है, दूसरा रेगुलेशन ऑफ मिनरल हार्मोन्स भी देता है, उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, नहीं है। प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ द ब्लड एंड मेंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन। मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन नंबर 3 and 4 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 3 and 4, ये दोनों सही है। ये 56 का फंक्शन नहीं है, ठीक है, किडनी का फंक्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ ब्लड ये नहीं है फंक्शन। तो 1 नंबर 2 नंबर लग रहा है, 3 बचाना फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। अब केस स्टडी नंबर 3 जो कि फिजिक्स से मिलना चाहिए, फिजिक्स से है। देखिए केस स्टडी 3 है,
विनीता एक बच्चे के नाम है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट white light is made up of the many colors. She set up an experiment as shown. She observed that white light get split into rainbow यहाँ स्पेलिंग गलत है, rainbow colors. Some deviation more while some deviation less. तो पहला ऑप्शन बोलता है which optical element is used by Vinita to perform the experiment. सिंपल सा आंसर है there is prism. प्रिज्म ही एक इक्विपमेंट जिसमें स्प्लिटिंग लाइट होता है, बहुत सारा लाइट का मतलब पार्ट्स में कलर में टूटता है, ठीक है। तो पहला का आंसर है 57 का सी। 58 का सी ऑब्जर्व दैट देयर आर 7 कलर्स इन द स्पेक्ट्रम, देन विच कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन एंड मोस्ट डेविएशन रेस्पेक्टिवली। तो सबसे कम कौन डेविएट करेगा, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसको बोलते हैं, जैसे ये जो लाइन है देखिए, ये सिंपल अगर स्ट्रेट चल गया नो डेविएशन, थोड़ा सा मुड़ा डेविएशन, थोड़ा सा और मुड़ा डेविएशन, थोड़ा सा और मुड़ा। सबसे ज़्यादा डेविएशन सबसे नीचे वाला होता है, तो सबसे नीचे वाला जनरली वायलेट कलर होता है, जनरली वायलेट कलर होता है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है। तो इसका आंसर लीस्ट डेविएशन पहले मांगा, फिर मोस्ट डेविएशन, तो लीस्ट डेविएशन रेड होगा और मोस्ट डेविएशन वायलेट मोस्ट डेविएशन होगा। तो 58 का 1 नंबर ऑप्शन है, दैट इज रेड कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन वाइल वायलेट कलर सफर्स मोस्ट डेविएशन। 58 नंबर में बोलता है 4 कलर रेज आर शोन इन फिगर विच कलर हैज़ मोर स्पीड इन प्रिज्म। तो स्पीड का बात कर रहा है, अब जितना ज़्यादा स्पीड होगा, सिंपल सा बात है, कोई टर्निंग में मुड़ना है तो हमको स्पीड कम करना पड़ता है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो मुड़ नहीं पाएगा। तो स्पीड जो है मोर स्पीड इन प्रिज्म, तो सबसे पहला वाला जो है इसमें देखिए P सबसे कम मोड़ पा रहा है, दैट इज़ P इज़ द हाईएस्ट, P हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड S जो है स्पीड कम करके रखा है तभी ज़्यादा टर्निंग ले सक रहा है। तो सिंपल सा है, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ P इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और सेट का लास्ट क्वेश्चन, अमंग द 7 कलर observed in the experiment which color is having the shortest wavelength, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो जैसे सिंपल है, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम डेविएशन होता है, और उसी तरह से सबसे ज़्यादा स्पीड भी होगा और सबसे कम स्पीड होगा वायलेट का, उसका वेवलेंथ भी शॉर्ट होगा, उसका स्पीड भी कम होगा। तो आंसर इज़ नॉट रेड नॉट ब्लू, आंसर इज़ डी वायलेट, दैट इज विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। 60 का आंसर डी है। तो इस तरह से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोले, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, गुड बाय।